पंडित जी, आपको ये मेल लिखते हुए मैं बहुत डिस्टर्ब्ड हूं। इतना डिस्टर्ब्ड कि मेरा किसी से बात करने का मन ही नहीं है। लेकिन फिर भी मुझे किसी ने आपके ब्लॉग की कुछ बातें व्हाट्सएप पर भेजी और मुझे लगा कि जब आपके अकॉर्डिंग गीता में हर सवाल का जवाब है तो मुझे भी मेरा जवाब मिल ही जाएगा। मेरा नाम राजेश है। मैं लगभग 55 साल का हूं, शादीशुदा हूं, एक बेटा है और बाय प्रोफेशन एक केमिस्ट हूं। मुझे लगता है कि भगवान ने मेरी किस्मत तब लिखी जब वो किसी बात पर चिढ़े हुए थे। तभी तो दुनिया भर की प्रॉब्लम्स, टेंशंस सब मेरी किस्मत में लिख दिए। मेरा पूरा बचपन टेंशन में बीता। मेरा बड़ा भाई पढ़ाई में अच्छा था, स्पोर्ट्स में भी हमेशा फर्स्ट आता था, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी हमेशा पार्टिसिपेट करता। पेरेंट्स का वो आइडियल बेटा था। फिर हो गया मैं, यानी राजेश, जिसमें अपने बड़े भाई जितने टैलेंट तो क्या, उसके टैलेंट का 10वां हिस्सा भी नहीं था। मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट था। स्पोर्ट्स के नाम से मुझे चिढ़ थी और डांस ड्रामा के नाम पर मुझे घबराहट होने लगती थी। मेरे पेरेंट्स को खुद भी इस बात की बहुत टेंशन रहती थी कि उनका दूसरा बेटा उनके बड़े बेटे जितना इंटेलिजेंट नहीं है, और वो इस टेंशन को हर दिन मुझ पर भी थोपते रहते थे। हर वक्त के कंपैरिजन ने मुझे इतना डिस्टर्ब कर दिया था कि मैं अपने भाई से ही नफरत करने लगा था। मेरे पेरेंट्स को कभी यह समझ नहीं आया कि मैं एक इंडिविजुअल हूं, मेरी अपनी कैपेसिटी और लिमिट्स हैं। मैं अपने भाई जैसा नहीं हो सकता और मेरी भी कुछ अलग क्वालिटीज हो सकती हैं। इस सब से मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था कि एक बार तो मैंने घर से भाग जाने की भी ठान ली। वो तो बस स्टेशन पर पड़ोस के एक अंकल ने मुझे देख लिया और अपने साथ घर ले आए। लेकिन उसके बाद मेरे घर वालों का टॉर्चर और भी बढ़ गया। फिर उन्हें मैं एक आवारा लड़का भी लगने लगा था। इस तरह मेरे बचपन का सबसे कीमती टाइम वेस्ट हो गया। किसी तरह स्कूल की पढ़ाई पूरी की और मैंने फार्मेसी का कोर्स करना चाहा तो मम्मी पापा को इसमें भी दिक्कत हो गई। कहां तो उनका बड़ा बेटा मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था और कहां छोटा बेटा दवाइयों की दुकान खोलकर एक दुकानदार बनने जा रहा था। उनके इस बिहेवियर ने मुझे बहुत कठोर बना दिया था। अब मैंने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे यही कोर्स करना है। मम्मी पापा फीस के पैसे दें तो ठीक, नहीं तो मैं पहले छोटी मोटी जॉब करूंगा और फिर कोर्स करूंगा। पेरेंट्स ने पैसे नहीं देने थे तो नहीं दिए, इसीलिए मैंने मार्केट की एक केमिस्ट शॉप में अपने लिए काम ढूंढ लिया। मुझे इस फील्ड में कोई नॉलेज और एक्सपीरियंस तो था नहीं, इसीलिए दवाइयां पैक करने का काम मिला। यह दुकान पड़ोस के एक भैया की थी और मैंने उनसे कहा था कि मेरी सैलरी अपने पास ही जमा करके रखें। जिस दिन मेरी फीस के पैसे जमा हो जाएंगे मैं उनसे ले लूंगा। घर में माहौल तो वैसे ही खराब था, इसीलिए वहां रहने का मेरा मन नहीं करता था और अब जॉब की वजह से बस सोने के लिए ही घर जाता था। मेरे पेरेंट्स अब मुझसे हर तरह की उम्मीद छोड़ चुके थे, इसीलिए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मैं कहां हूं। 2 साल बीत गए और मेरे कोर्स की फीस जमा होने में बस 2 महीने की देरी थी कि यहां भी किस्मत ने धोखा दे दिया। दुकान के मालिक, जो मेरे पड़ोस वाले भैया थे, उनकी एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई और उनके बाद उनके बच्चों ने मेरी बात का यकीन ही नहीं किया कि मेरी 2 साल की सैलरी उनके पास जमा थी। मैंने रिटर्न में तो कुछ लिया नहीं था, इसीलिए इस बात का कोई प्रूफ मेरे पास नहीं था। अब मैं खाली हाथ था, मेरा दिल टूट चुका था और मैं ये तकलीफ किसी से शेयर भी नहीं कर सकता था। मैं अक्सर सोचता था कि मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हैं, लेकिन तब एज भी कम थी और फ्यूचर के लिए कुछ होप्स भी बाकी थी, इसीलिए इस ख्याल को ज्यादा देर तक खुद पर हावी नहीं होने देता था। केमिस्ट शॉप में 2 साल काम करने के बाद मुझे इस काम की डिटेल्स तो पता चली चुकी थी, बस मेरे पास वो डिग्री नहीं थी जो इसे चलाने के लिए जरूरी होती है। एक बार बातों बातों में मेरे एक दोस्त ने बताया कि अब 2 साल के डिप्लोमा वाले भी केमिस्ट शॉप खोल सकते हैं और डिप्लोमा की फीस भी कम है। इस बात से मुझे एक नई हिम्मत मिली और मैंने आखिरी बार अपने पेरेंट्स से बात करने की कोशिश की, लेकिन उनका जवाब वही था जो 2 साल पहले था। उन्हें अपने बेटे को दुकानदार बनते देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। अब मेरे पास कोई चारा नहीं था तो मैंने अपना कोर्स करने के लिए अपने ही घर में चोरी की और इसका गिल्ट सारी जिंदगी मेरे मन में रहेगा। कोर्स पूरा करने के बाद अब मैं फिर से खाली था। मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी कि मैं अपना काम शुरू कर सकूं। मैंने फिर से एक फार्मा कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। बहुत मेहनत और ईमानदारी से काम करता था, ओवर टाइम भी करता था कि किसी तरह पैसों का अरेंजमेंट हो जाए और मैं खुद का काम शुरू करूं, लेकिन इसमें बहुत टाइम लगने वाला था। मेरा बड़ा भाई अब तक डॉक्टर बन चुका था। मेरे पेरेंट्स ने उसे बहुत सपोर्ट किया
और अब उसका खुद का क्लिनिक था। ये देखकर मैंने भी अपने हिस्से के पैसे मांगे और एक बार फिर अपनी इंसल्ट ही कराई। अब मैं अपनी नौकरी में रम गया। वहीं मुझे एक लड़का मिला जो बिल्कुल मेरी तरह सोचता था। हमारी गहरी दोस्ती हो गई और हमने लोन लेकर अपनी केमिस्ट शॉप खोलने का सोचा। उसके पास कुछ प्रॉपर्टी थी जिसके बेस पर लोन पास हो गया था और आखिर हमारा सपना पूरा हुआ। काम सही से चल रहा था कि मेरे फादर की तबीयत खराब रहने लगी। मेरा भाई पैसे तो बहुत कमा रहा था लेकिन पेरेंट्स के लिए उसके पास टाइम नहीं था। मां ने मुझे ही कभी ताने देकर तो कभी इमोशनल ब्लैकमेल करके उनकी सेवा में लगा दिया। फादर की हालत देखकर मुझे बहुत दया आती थी। मैं पिछली सारी बातों को भूलकर उनकी सेवा में लग गया था। उनकी मेडिसिन से लेकर उनको वॉक कराना, शेव करवाना, ये सब काम मैं खुद करता था। 1 साल बाद फादर की डेथ हो गई और जाते हुए वो अपनी बची हुई सारी प्रॉपर्टी और सेविंग्स मेरे भाई के नाम कर गए। मुझे अपने फादर से प्यार के 2 शब्द तक नहीं मिले। एक बार फिर मैंने अपने आप से सवाल किया कि आखिर मेरी क्या गलती थी, कि आखिर मेरी क्या गलती थी जो मेरी लाइफ में ये सब होता है। खैर, टाइम के साथ मेरा काम ठीक से चल गया। हम पार्टनर्स अलग हो गए और हमने अपनी अपनी शॉप्स खोल ली। लाइफ थोड़ा ट्रैक पर आई तो मैंने अपनी एक दोस्त से शादी भी कर ली। जब सब सही होना शुरू हुआ था कि तभी सब खराब होना भी शुरू हो गया। शॉप पर एक लड़के की लापरवाही से मेरी शॉप में एक्सपायर्ड मेडिसिन पकड़ी गईं और शॉप बंद हो गई। एक बार फिर मैं प्रॉब्लम में था। कोई सोल्यूशन समझ नहीं आ रहा था। वाइफ ने हौसला दिया, उसकी ज्वेलरी बेची और अपनी शॉप का केस लड़ा। किसी तरह शॉप फिर से खुल गई। मेरा बेटा बहुत समझदार है। मैंने कभी उस पर कोई प्रेशर नहीं डाला। उसे उसके हिसाब से पढ़ने और जीने दिया। आज वो बहुत अच्छी जॉब पर है। अब जब लाइफ में सब कुछ सेटल हो रहा था तो कल ही मेरी वाइफ को कैंसर डायग्नोज हुआ है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे सब्र का बांध टूट जाएगा। आखिर मेरी क्या गलती थी जो मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आई और कभी सुकून से मैं रह ही नहीं पाया। मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? पंडित जी, आप ही इस सवाल का जवाब दीजिए। पंडित जी ने सारी कहानी पढ़ी, समझी और जवाब में गीता का यह श्लोक लिख कर दिया। प्रकृतिम स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामिमं कृत्स्नम वशम प्रकृतेर्वशात्। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं इस सारी प्रकृति को वश में करके बार बार बनाता हूं और यहां सभी प्राणियों को उनके कर्मों के अनुसार जन्म देता हूं। हम सब ये बार बार भूल जाते हैं कि आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, हर बार पिछले जन्म के अच्छे बुरे कर्मों का भार साथ लेकर। इन अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब हमें चुकाना ही पड़ता है। अकाउंट तो सेटल करना ही पड़ेगा ना। इस बात को ऐसे समझिए कि कई बार किसी से हमें बिना जान पहचान के भी लगाव महसूस होता है, जैसे हम उन्हें पहले से जानते हो, और किसी से बिना बात के नेगेटिव वाइब्स आने लगती हैं। कहीं ना कहीं यह हमारे पिछले जन्मों के ही एक दूसरे के प्रति किए कर्म है। भगवान हमारे साथ कोई दुश्मनी नहीं रखते कि हमारी किस्मत में दुख लिखें। ये तो हमारे खुद के कर्म हैं जो हमारा भाग्य बनते हैं। आपने बहुत संघर्ष किया है, लेकिन अब यह सोचकर खुद को मजबूत कीजिए कि ये सब पिछले जन्मों के कर्म थे। अब आगे सब सही होगा। ईश्वर आपको शक्ति दे। ये कहकर पंडित जी ने मेल भेज दिया और इस तरह से गीता ज्ञान का यह एपिसोड भी कुकू एफएम पर खत्म होता है। ब्रजभूषण जी और पंडित जी हैरान थे कि जब हमारे पास गीता जैसा नॉलेज का सोर्स है जो हमें लाइफ की हर सिचुएशन में गाइड कर सकता है, तब हम हर जेनरेशन के साथ इससे दूर क्यों होते जा रहे हैं। और उससे भी हैरानी की बात यह है कि फॉरेनर्स के बीच गीता को जानने और समझने की क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही है। वो लोग अपनी नौकरियों से ब्रेक लेकर यहां आते हैं और गीता ज्ञान को समझते हैं। लाइफ में कितना अप्लाई कर पाते हैं ये तो वही जाने, लेकिन कम से कम इसके लिए एफर्ट तो करते हैं। इधर हम लोग अपनी ही जड़ों, अपनी रूट्स को भूलते जा रहे हैं। ये सोचकर पंडित जी गहरी सांस लेकर ब्लॉग लिखना शुरू करते हैं, मन ही मन सोचते हुए कि जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई उसे तो मैं पूरा करूंगा ही। लोगों को गीता ज्ञान के पास लेकर आने का जो एम लेकर चल रहा हूं,
उसे तो पूरा करना ही है। और दोस्तों, आप इसी गीता ज्ञान को सुन रहे हैं कुकू एफएम पर। आज जब पंडित जी ने अपना इनबॉक्स देखा तो एक साथ एक ही आईडी से 3 मेल्स आए थे। तीनों मेल्स में एक ही मैटर था। शायद भेजने वाले ने सोचा होगा कि इस तरह पंडित जी का ध्यान उसकी मेल्स की तरफ खींचेगा। पंडित जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मन ही मन बोले, भाई मुझे कौन सा दिन में 1000 मेल्स आती हैं जो कोई छूट जाएगी। मेल में जो लिखा था वो कुछ इस तरह से था, प्रिय पंडित जी, ये मेल आईडी मेरे असली नाम से नहीं बनी है, ना ही मैंने कहीं अपने नाम का जिक्र इस मेल में किया है, क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल रखना जरूरी है। मैं एक ऐसी पोस्ट पर हूं जहां ये करना जरूरी हो जाता है। उम्मीद है आप माइंड नहीं करेंगे। कुछ वक्त से आपके गीता ज्ञान ब्लॉग को पढ़ रही हूं। आप रोज एक श्लोक का मतलब बताते हैं, फिर रियल लाइफ सिचुएशंस में उस श्लोक से हमें कैसे मदद मिल सकती है ये बताते हैं। ये सब मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। साथ ही जिंदगी जीने का नया नजरिया, प्रॉब्लम्स को देखने का नया सलीका भी मिलता है। आज अपनी लाइफ की एक प्रॉब्लम का कहीं सोल्यूशन ना पाकर मैं आपको ये मेल कर रही हूं, इस उम्मीद में कि आप ही मुझे गीता ज्ञान के जरिए कोई ऐसा रास्ता दिखाएंगे जो सही हो। नाम तो बता नहीं सकती, लेकिन बाकी सारी बातें डिटेल में बता रही हूं ताकि आपको मेरी प्रॉब्लम का सही से अंदाजा लग सके। मैं एक बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर हूं। मेरे हस्बैंड भी ऐसी ही पोस्ट पर हैं, और जो प्रॉब्लम मैं फेस कर रही हूं वो मेरे हस्बैंड से ही जुड़ी हुई है। प्रॉब्लम शेयर करने से पहले मैं आपको अपनी लाइफ स्टोरी सुनाती हूं ताकि आपको मेरी सिचुएशन समझने में मदद मिले। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूं। मेरे फादर एक टीचर थे, मदर हाउसवाइफ, दोनों ही अब इस दुनिया में नहीं है। मैं अपने मां बाप की इकलौती औलाद हूं। मेरे फादर बहुत उसूलों वाले इंसान थे। उन्हें नमक रोटी में गुजारा करना पसंद था, लेकिन गलत तरीके से पैसे कमाना नहीं। यहां तक कि बच्चों को घर पे ट्यूशन पढ़ाना भी उन्हें गलत लगता था। उनका कहना था कि अगर टीचर क्लास में सही से पढ़ाए तो बच्चों को अलग से पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। मेरी मां भी बहुत सिंपल सी लेडी थी। ज्यादातर टाइम घर के काम और पूजा पाठ में लगी रहती। मेरे पिता का सपना था कि मैं एक आईएएस अफसर बनूं, और यही नहीं, मैं एक ऑनेस्ट आईएएस अफसर बनूं, ताकि लोग कहें कि मैंने अपनी बेटी को बहुत अच्छे से पाला है। बहुत कम इनकम और रिसोर्सेज के बावजूद मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत अच्छी एजुकेशन दी। मैं भी बहुत मन लगाकर पढ़ती रही। मेरे फादर का ड्रीम अब मेरा ड्रीम बन गया था। हम 3 लोगों की फैमिली बहुत खुशी खुशी अपना टाइम बिता रही थी। दिन रात की मेहनत और मेरे पापा की गाइडेंस की वजह से मैं अपनी स्टडीज में बहुत अच्छा कर रही थी। मेरी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के लिए मेरी मां ने अपनी कुछ ज्वेलरी भी बेच दी थी। इस बात से मैं और भी डिटरमिन्ड हो गई कि मुझे हर हाल में ये एग्जाम क्लियर करना है। पेरेंट्स की ब्लेसिंग और मेरी मेहनत रंग लाई और मैं आईएएस अफसर बन गई। इस बात से मेरे पिता जैसे 7वें आसमान पर थे और मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। ट्रेनिंग के लिए निकलने से पहले पापा ने बार बार मुझे याद दिलाया कि मुझे अपना काम बहुत ईमानदारी से करना है। मैं भी उन्हें बार बार यकीन दिला रही थी कि मैं कभी भी उन्हें डिसअपॉइंट नहीं करूंगी। ट्रेनिंग पूरी हुई और मुझे दूर दराज के इलाके में पोस्टिंग मिल गई। ट्रेनिंग के दौरान मेरी दोस्ती एक ऑफिसर से हुई। सर्विस के दौरान ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। हम दोनों में बहुत सारी बातें अलग थी। वो बहुत रिच फैमिली से था, उसके फादर बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। हमारी वैल्यूज में भी बहुत फर्क था, लेकिन वो कहते हैं ना कि इश्क आपको सब कुछ भुला देता है। मेरे साथ भी यही हुआ। जब हमने शादी का प्लान किया तो मैंने अपने पेरेंट्स को बताया। मेरे फादर को वैसे तो कोई एतराज नहीं था, बस उनका ये कहना था कि हम जिस माहौल में, जिन वैल्यूज के साथ बड़े होते हैं, उनका असर हमारी लाइफ के हर हिस्से में पड़ता है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम दोनों के डिफरेंसेस तुम्हारी शादी को भी अफेक्ट करें। मैंने अपने पिताजी को कन्विंस किया कि ऐसा नहीं होगा, हम दोनों बहुत समझदार हैं, इसे मैनेज कर लेंगे। तो मेरे फादर मान गए और हमारी शादी हो गई। कुछ टाइम तक सब ठीक चलता रहा, लेकिन वक्त बीतने के साथ मुझे कुछ चीजें रियलाइज होनी शुरू हो गई। मेरे हस्बैंड को एथिक्स से कुछ लेना देना नहीं था। अपनी पोस्ट और पावर का वो पूरा फायदा उठा रहे थे। रिश्वत लेना उनकी नजरों में कोई क्राइम नहीं था, बल्कि रिश्वत लेना तो उनका हक था। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने हमेशा मेरा मजाक उड़ाया।
हद तो तब हो गई जब उन्होंने मुझे दकियानूसी सोच की बता दिया, और मेरे पिताजी को भी। इस बात से मैं बहुत हर्ट हुई और मैंने इस बारे में अपने ससुर यानी फादर इन लॉ से बात की। उन्हें सब बताया कि उनका बेटा किस तरह गलत रास्ते से पैसे कमा रहा है और कल को ये बात कितनी बड़ी मुसीबत बन सकती है। मेरे ससुर ने भी मुझे इस बात पर बहुत सुनाया कि मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूं। अब मैं बहुत हताश हो चुकी थी। इधर मेरे हस्बैंड के करप्शन के किस्से ऑफिसर्स के बीच फैलने लगे थे, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अब सिचुएशन यह है कि हमारे बीच आए दिन इस बात पर लड़ाई होती है। वो अपने आप को सुधारने के लिए तैयार नहीं है और मैं अपने पिता की सिखाई हुई वैल्यूज पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती, क्योंकि अब ये मेरी भी वैल्यूज है। आप ही मुझे बताइए कि अब क्या करना चाहिए। इस कहानी को पढ़कर पंडित जी को बहुत दुख हुआ। किस तरह से लोग जीवन की सिचुएशंस में फंस जाते हैं, खुद सही होते हुए भी टेंशन में जीते हैं और इन सिचुएशन से बाहर निकलने में जिंदगी वो नहीं रहती जो पहले थी। अब किसी ने प्रॉब्लम भेजी है इस उम्मीद में कि सॉल्यूशन मिलेगा, तो अपनी समझ के हिसाब से सॉल्यूशन तो बताना ही होगा। इसीलिए पंडित जी ने यह जवाब लिखा। आपकी सिचुएशन में समझ रहा हूं, सही होते हुए भी आप सफर कर रही हैं, इस बात का मुझे अफसोस है, लेकिन हमें कुछ ना कुछ डिसीजन तो लेना ही होगा। इसीलिए अपनी समझ के आधार पर आपको गीता का ये श्लोक भेज रहा हूं। आप इसे समझो और अगर इससे कोई मदद मिले तो अपने जीवन में आगे बढ़ो। श्लोक इस तरह से है, नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रापि च तेन प्रसिद्ध येद कर्मणः। इसका अर्थ इस तरह है कि तू शास्त्रों में बताए गए अपने धर्म के अनुसार कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। इसे सिंपल वर्ड्स में समझाएं तो इसका मतलब कुछ यूं है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि हर मनुष्य को अपने अपने धर्म के अनुसार काम करना चाहिए। जैसे स्टूडेंट्स का काम है पढ़ाई करना, सोल्जर्स का काम है देश की रक्षा करना। जो लोग अपना काम ठीक से नहीं करते, उनसे अच्छे वो लोग होते हैं जो अपने धर्म के अनुसार काम करते हैं, क्योंकि बिना काम किए तो शरीर का पालन पोषण करना भी संभव नहीं है। जिस व्यक्ति की जो भी ड्यूटी तय है उसे वो पूरी करनी ही चाहिए। आप जानती हैं कि आपका काम क्या है। आपका काम है जो आपके अकॉर्डिंग सही है उस रास्ते पर चलना, जो गलत है उसे रोकना, समझाना और सही रास्ते पर लाने की कोशिश करना। अगर इसमें आपको अपनों की नाराजगी झेलनी पड़े तब भी अपने रास्ते से नहीं हटना चाहिए, क्योंकि सही और गलत इंसान देखकर डिसाइड नहीं होता। इसीलिए अपना काम कीजिए। हो सकता है इसका रिजल्ट अच्छा ना हो, लेकिन आपको इस बात का सैटिस्फैक्शन हमेशा रहेगा कि आपने काम ठीक से किया। अगर बहुत कोशिश के बाद भी कोई सुधरना ना चाहे तो फिर उसे उसके हाल पर छोड़कर आगे बढ़ने में ही समझदारी है। भगवान श्री कृष्ण आपको सही राह पर चलने की शक्ति दें। ये लिखकर पंडित जी ने मेल सेंड कर दी। तो ये था गीता ज्ञान का एक और एपिसोड कुकू एफएम पर। आज पंडित जी सुबह से बहुत खुश हैं। बार बार घड़ी देख रहे हैं कि कब 11 बजेंगे। बार बार अपनी पत्नी सरला से पूछते हैं कि उन्हें खाना बनाने की तैयारी में क्या मदद चाहिए। घर का गेस्ट रूम उन्होंने खुद ही रेडी कर दिया था। एक्चुअली आज पंडित जी के बचपन के दोस्त आ रहे हैं उनसे मिलने। साथ में उनका बड़ा बेटा सौरभ भी आ रहा है। आखिरी बार 10 साल पहले सौरभ की ही शादी में अपने दोस्त सुधाकर से मिले थे पंडित जी। तब से अब जाकर मिलना हो पा रहा है। वो भी इसलिए कि सुधाकर को अपनी कुछ जमीन वगैरह बेचनी है जो उसके पुरखों की इसी शहर में है। दोस्तों, आप सुन रहे हैं गीता ज्ञान कुकू एफएम पर। अच्छा, सौरभ ने कल फोन करके जब ये बताया तो पंडित जी बहुत खुश हुए। आखिरकार सुधाकर उनके बचपन का दोस्त था, और दोस्त भी ऐसा वैसा नहीं, पक्का दोस्त। उसके साथ उनके बचपन की, स्कूल की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। बचपन की शरारतों में दोनों बराबर के पार्टनर्स होते थे, या उन्हें क्राइम पार्टनर्स मेरे ख्याल से कहना सही होगा। बाग से आम चुराना हो या क्लासमेट्स के टिफिन से लंच चुराना, इसमें दोनों की बराबर की पार्टनरशिप होती थी। साथ स्कूल जाना, साथ खेलना, हर काम दोनों का साथ ही होता था।
टीनेज तक ये सिलसिला चलता रहा और फिर सुधाकर के फादर का ट्रांसफर दूसरे शहर में हो गया। जब वो लोग शिफ्ट हुए तब दोनों दोस्त बहुत उदास हुए, लेकिन जाना तो था ही। लेकिन फिर लेटर्स और बाद में फोन के जरिए एक दूसरे से दोनों जुड़े रहे। साल में 1-2 बार मुलाकात भी हो जाती थी, लेकिन पिछले 10 साल से मिलने का यह सिलसिला थम सा गया था, क्योंकि अब दोनों की उम्र भी हो गई थी और ऐसा कोई बहाना भी नहीं मिला कि मुलाकात हो। पंडित जी ये सब सोच ही रहे थे कि सुधाकर और सौरभ आ गए। दोनों दोस्त ऐसे गले मिले जैसे जन्मों के बाद मिल रहे हों। सौरभ भी पंडित जी से मिलकर बहुत खुश हुआ। दोनों दोस्तों की जो बातें शुरू हुई तो जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। सरला जी और सौरभ तो बस उनकी बातें सुने जा रहे थे। इस सब में कब दिन ढल गया पता ही नहीं चला। डिनर के बाद जब सब सो गए तब पंडित जी अकेले ही बरामदे में बैठे कुछ सोच रहे थे। उनके ध्यान में रह रहकर सौरभ का मुरझाया हुआ चेहरा आ रहा था। पता नहीं क्यों, लेकिन उन्हें लग रहा था कि सब कुछ ठीक नहीं है, कहीं कोई परेशानी है, वरना सौरभ के चेहरे पर तो हमेशा स्माइल रहती थी। उन्होंने सोचा कि सुबह जरूर सौरभ से बात करेंगे। सुबह जब पंडित जी वॉक पर निकल रहे थे तो सौरभ भी उनके साथ आ गया। कुछ फॉर्मल बातों के बाद आखिर पंडित जी ने सौरभ से पूछ लिया कि क्या वो किसी परेशानी में है। सौरभ पहले तो हिचकिचाया, लेकिन फिर वो पंडित जी के आगे खुल गया। उसने बताया कि उसकी लाइफ में पिछले कुछ सालों से बहुत टेंशन चल रही है, जिसकी वजह उसकी वाइफ और मदर का रिलेशन है। मैं समझा नहीं, पंडित जी ने सौरभ से कहा। सौरभ बोला, मैं आपको डिटेल में बताता हूं। मेरी शादी में तो आप आए ही थे। मेरी पत्नी निधि बहुत अच्छे नेचर की, समझदार और पढ़ी लिखी लड़की है। मेरी मां भी अच्छे नेचर की है, ये तो आप जानते ही हैं। शादी के कुछ वक्त बाद तक सब सही से चलता रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे निधि और मां के बीच टेंशन बढ़नी शुरू हो गई। बहुत छोटी छोटी बातों से मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होनी शुरू होने लगी। दोनों को लगता था कि गलती हमेशा सामने वाले की है। पहले तो उन दोनों ने आपस में बात करके इश्यूज को सुलझाया, लेकिन धीरे धीरे उनके बीच बातचीत कम होने लगी और वो दोनों ही एक दूसरे की शिकायतें मुझसे करने लगी। मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं क्या करूं, किसकी साइड लूं। मां को सही कहूं तो वाइफ नाराज हो जाएगी, और वाइफ को सही कहता हूं तो मां नाराज हो जाएगी। ये रोज रोज की लड़ाइयां अब इतनी बढ़ चुकी हैं कि मेरा ऑफिस से घर जाने का मन ही नहीं करता। पंडित जी को सौरभ की परेशानी अच्छे से समझ आ गई, लेकिन इसमें उनके दोस्त सुधाकर का रोल समझ नहीं आ रहा था। तुम्हारे पापा इस मामले में कुछ इंटरफेयर नहीं करते क्या? दोनों को समझाने की कोशिश नहीं करते? मेरे पापा का नेचर तो आप जानते ही हो। किसी भी तरह के लड़ाई झगड़े से वो दूर रहना पसंद करते हैं। फिर एज के साथ उनका ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ रहता है, इसीलिए हम भी नहीं चाहते कि उन्हें अननेसेसरी किसी टेंशन वाली सिचुएशन में घसीटें। एक ही घर में रहते हैं, इसीलिए पता तो उनको सब कुछ ही है, लेकिन वो सास बहू की लड़ाई में नहीं पड़ते। दोनों में से ना तो किसी को अच्छा कहते हैं ना बुरा। ये कहकर पंडित जी ने लंबी सांस ली। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? किसी न किसी को उन दोनों को साथ बिठाकर बात तो करनी ही पड़ेगी। क्या पता जब वो साथ बैठकर एक दूसरे से बात करेंगी तो उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर हो जाएं। मैंने कोशिश की थी अंकल, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। निधि अब उस घर में और रहना नहीं चाहती, और मैं इस उम्र में अपने पेरेंट्स को छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन वाइफ को भी परेशान नहीं देख सकता। अब आप ही बताइए मुझे कि मैं क्या करूं। तुम्हारी सिचुएशन देखते हुए मैं तुम्हें गीता से एक श्लोक सुनाता हूं। इस श्लोक और उसके अर्थ को सुनने के बाद तुम्हें यह समझ आ जाएगा कि तुम्हारे परिवार में हो रही इस कलह का कारण क्या है। इस श्लोक को ध्यान से सुनो। उद्धेर्दात्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत आत्मैम ह्यात्मनोम बंधुरात्मैव रिपुरात्।